सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट है, फटाफट से इसको शुरू करेंगे। आप सभी से गुजारिश करूंगा मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए ऐसा इमेजिन करें मैं आपके घर में हूँ, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास चल रही है ना, आप किसी कोचिंग सेंटर में बैठे हैं। मैं हर लाइन पे आपको चैलेंज करूंगा, हर जगह आपको ग्रामर रूल्स निकाल करके लॉजिक के साथ बताऊंगा। कोशिश आपको ये करनी है जैसे मैं आपसे पूछूं उस सवाल का आप अपने आप से जवाब जो कोशिश करें देने की। हर लाइन में से कॉन्सेप्ट निकलेंगे तो ऐसा नहीं है सर की बात सुन रहे हो और दूसरे कान से निकाल रहे हो। कोशिश करना है मेरे साथ में, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है अपने आप के ऊपर। शुरू करें, चलिए। कह लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशंस, खो गए हैं क्लैरिफिकेशंस में, सफाइयों में। क्लैरिफिकेशन तो जानते हैं ना आप, किसी चीज़ की सफाई, किसी चीज़ को क्लियर करना, वहीं से हमने क्लैरिफिकेशन बनाया है। अब इसके चार है ना सिनोनिम है क्लैरिफिकेशन वर्ड के, जिनको मैं आपको याद भी करवाऊंगा लॉजिक के साथ। एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्सपोजिशन और एल्यूसिडेशन, है ना। एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन तो शायद मुझे लगता नहीं है आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरप्रिटेशन ईजी है, एक्सप्लेन करना भी ईजी है। एल्यूसिडेशन एंड एक्सपोजिशन, देखो एक्सपोजिशन में क्या रहा है, एक्सपोज, किसी चीज़ को एक्सपोज करना। बस आप एक्सप्लेन करते हो ना तो अपने रीजन्स को एक्सपोज करते हो, आप अपने रीजन्स के ऊपर से कपड़ा हटा देते हो, आप अपनी बातों को एक्सप्लेन कर देते हो, क्लैरिफाई कर देते हो, है ना। तो एक्सपोजिशन समझ गए ना, एक्सपोज के कारण एक्सपोजिशन मतलब किसी चीज़ की सफाई। इल्यूसिडेशन में ल्यूसिड आ रहा है, ल्यूसिड का मतलब होता है एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ। ल्यूसिड का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बिल्कुल सुलझा हुआ हो, है ना। तो ल्यूसिडेशन इल्यूसिडेशन वही है जिस चीज़ को आपने सुलझा दिया है, सबके सामने सबको बता दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गियर को 5 में से चौथे पे तीसरे पे लेके आते हैं। आप एक फ्रेजल वर्ब मुझे बताएंगे, आराम से रुक जाना है यहाँ पे। एक्सप्लेन अवे फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है ना। एक्सप्लेन ये सब तो आपने देख लिया, अभी एक्सप्लेन अवे नाम की फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है। यहीं पॉज करो, आप अपने दिमाग में सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ, और जो जानते हो वो कमेंट्स में बताना, है ना। चलो देखो, एक्सप्लेन अवे ना एक नेगेटिव फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की सफाई देना डिटेल के अंदर और खासकर किसी गलती की। ही थॉट ऑफ ए रीज़न टू एक्सप्लेन अवे हिज फेलियर, उसने अपनी नाकामयाबी का एक रीज़न देने के लिए, एक्सप्लेन अवे करने के लिए एक रीज़न को सोचा। तो एक्सप्लेन अवे करके क्या बताओगे, यार मैं इसलिए फेल हो गया ज़िंदगी में। एक्सप्लेन अवे करके क्या बताओगे, यार ये गलती मुझसे ये हो गई, है ना। तो गलत काम की सफाई देते हो तो आप करते हो एक्सप्लेन अवे। कैन यू एक्सप्लेन अवे योर एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी लास्ट डे, है ना। कल क्या तुम येस्टरडे को अपनी ड्यूटी से नाराज रहने को एक्सप्लेन अवे कर सकते हो, समझ गए ना। चलो अब देखो कौन कर रहा है लॉस्ट, कहाँ हो गया क्लैरिफिकेशन में, मालूम चलेगा टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा पीएम मोदीज रिमार्क्स ऑन द बॉर्डर क्लैश आर सिम्टोमेटिक ऑफ द गवर्नमेंट्स पुअर मैसेजिंग। कह रहा मोदी साहब के जो रिमार्क्स हैं, और किस चीज़ के ऊपर रिमार्क्स, किसके ऊपर, बॉर्डर के क्लैश के ऊपर, है ना। बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई हुई है उसके ऊपर। कह रहे जो रिमार्क्स है ना आर, ये हैं सिम्टोमेटिक, ये बिल्कुल निशानी है, बिल्कुल इंडिकेटर है, सिंबल है ये किसकी, सरकार की पुअर मैसेजिंग के, सरकार के गलत तरीके से अपना जो है मैसेज पैगाम आगे देने के। वगैरह जो मोदी साहब जिस तरीके से बोलते हैं ना, बहुत ही पुअर मैसेजिंग हमको दिखाई देती है उससे, क्योंकि वो बोलना कुछ और चाहते हैं और पब्लिक कुछ और समझ लेती है। समझ गए सेंटेंस को। अब आ जाओ सेंटेंस की पहले वोकैबुलरी में, फिर आएंगे इसकी ग्रामर में। एक बढ़िया न्यूज़ भी दूंगा मैं आपको अभी, है ना, आप ही के लिए अच्छी। एक बार पहले इसके पहले ग्रामर देख लेते हैं। देखो सब्जेक्ट है आपका मोदी रिमार्क, वर्ब आपकी आर, सब्जेक्ट एस लगा हुआ पीछे, इसलिए वर्ब आई है प्लूरल, समझ गए ना। सिंगुलर होता तो सब्जेक्ट के साथ में हम इस नाम के सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते। सिम्टोमेटिक क्या है यहाँ पे, सिंबॉलिक या इंडिकेटर है, दोनों में से कुछ भी मान लो, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पूरे अपना जो आर्टिकल है इसका सब्जेक्ट वर्ब मैंने ग्रीन और पिंक में मार्क कर दिया है। जो लोग नए आए हैं ध्यान से सुनना, ग्रीन में सब्जेक्ट है, पिंक के अंदर आपकी वर्ब्स हैं। ब्लू, ये जो आप येलो देख रहे हो और ब्लैक देख रहे हो, इसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स होंगे या कोई ग्रामर कॉन्सेप्ट होगा, उसकी वजह से मैंने इनको येलो ब्लैक किया ताकि मैं भूल ना जाऊं बताना, है ना। तो आपको ग्रीन और पिंक की तरफ ध्यान देना है। अच्छा ये क्यों देना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ पाते हो तो आप इंग्लिश में स्ट्रगल करते हो। अपनी स्ट्रगल को यहीं कट करें, आज से सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना शुरू करें, है ना। अब आपके लिए न्यूज़ ये है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ एटलीस्ट कम से कम वीक में 3 दिन या 4 दिन 10 मिनट का एक सेशन किया जाए शाम में, जिसमें मैं कोई बिजनेस आर्टिकल लूँ, प्रोबेबली द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, या कोई इकोनॉमिक टाइम्स का, है ना, जिसको छोटे से बिजनेस आर्टिकल को जिसमें मैक्सिमम 10 लाइनें हो, उसको पार्सिंग करके आपके सामने क्लियर करूँ, है ना। उसी में से कुछ आरसी के क्वेश्चन भी बना देंगे, उसी में थोड़ी सी ग्रामर भी ले लेंगे। तो एक टोटली बिगनर लेवल जो है ना, एक जो है सेशन रहेगा। प्रोबेबली आज मैं रात में आऊँगा 9:30 बजे इस सेशन को लेकर के, प्रोबेबली, है ना, प्रोबेबली अभी मैं सोच रहा हूँ करने का। आप मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कितने लोग ऐसा सेशन चाहते हैं, ठीक है ना। बिगनर लेवल से पार्सिंग के जरिए हर वर्ड को तोड़ के, सब्जेक्ट वर्ब को निकाल करके
कैसे बिजनेस आर्टिकल्स को पढ़ा जाए, बस यही वो क्लास होगी। जरूर से मुझे बताएं कितने लोगों को इस क्लास की इंतजार रहेगा, इस क्लास की ज़रूरत है। और आज रात को जरूर से 9:30 बजे लाइव रहने की कोशिश करें। मैक्सिमम 10 से 12-15 मिनट की क्लास को मैं लूँगा। अगर आज मैंने क्लास को लिया 99% आऊँगा, लाइव करेंगे अपने इस क्लास को आज 10 मिनट की। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। हुआ क्या है, बॉर्डर पे जो जंग हुई पाकिस्तान के साथ, सॉरी कश्मीर, इसके चाइना के साथ, तो मोदी साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में बोल दिया भाई चाइना वाइना तो हमारे अंदर कभी घुसा ही नहीं। चाइना ने इंडिया की किसी ज़मीन के 1 इंच पे भी कब्जा नहीं किया। अब इस बात से इसको डिस्टॉर्ट कैसे कर लिया गया, इसको ऐसा डिस्टॉर्ट कर लिया सभी ने कि चाइना अंदर नहीं घुसा पर बॉर्डर पे जंग तो हुई है, तो मतलब इंडिया चाइना के अंदर जाके घुसा है, मतलब इंडिया यहाँ पे अग्रेसर है, इंडिया ने आकर के चाइना से पंगे लिए हैं, है ना। अपोजिशन पार्टी वालों ने इसको जो है मुद्दा बना दिया। साथ ही चाइनीज़ मीडिया ने भी इसको उठा लिया इस स्टेटमेंट को और बोल दिया देखो शी जिनपिंग साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, चाइना तो कभी इंडिया में नहीं गया, इंडिया ही आकर के हमसे लड़ता है। अब फिर मोदी साहब ने फटाफट जो पीएमओ है ना, उन्होंने एक बयान जारी किया। हमारा कहने का मतलब ये था चाइना तो घुसा है इंडिया के अंदर, पर चाइना जैसा कोई छुछुंदर इंडिया में घुस नहीं सकता। हम खड़े हैं अपने बॉर्डर को महफूज रखने के लिए, वो घुसे हमने भगा दिया, समझ रहे हो ना। तो उन्होंने रिमार्क दिया था लोगों के अंदर पैट्रियटिज्म को जो है ना भड़काने के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस को जो है थोड़ा सा मोटिवेट रखने के लिए। तो अपना एडिटोरियल क्या कर रहा है, कह रहा है आपका इरादा तो अच्छा था, लोगों को आप दिखाओ देशभक्ति क्या होती है, पर आपकी मैसेजिंग का तरीका गलत है। आप इस तरह का इरादा, इस तरह के रिमार्क्स दे देते हो जिस पे आपको बाद में 2-2 बार सफाई देनी पड़ती है। अभी 2 बार गवर्नमेंट ने सफाई दी अपने इस रिमार्क्स पे। तो कह रहा है आप एक बड़े नेता हो कंट्री के, साफ साफ बात आपको करनी चाहिए। ऐसी पुअर मैसेजिंग रखोगे तो आपकी बातों पे किसी को ज़्यादा यकीन नहीं होगा, समझ गए ना। बस ये इसकी आज की समरी है, आगे आप डिटेल में मेरे साथ देखेंगे। सभी से मैं एडवाइस करूंगा, खासकर उन लोगों से जो आज भी समरी राइटिंग नहीं कर रहे हैं। राइटिंग जो है ना, राइटिंग स्किल्स आपकी इंग्लिश की स्किल्स का बहुत बड़ा पार्ट है। जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक आप जिंदगी में कभी भी लिखना नहीं जानोगे। चाहे कितनी भी राइटिंग्स पे वीडियो देख लो आप, जब तक आप लिखोगे नहीं ना, राइट करना नहीं जानोगे। आज से शुरू करो, देर सवेर जो भी हुआ जो हुआ, आज से आप अपनी राइटिंग पे काम करेंगे। कमेंट्स में एक समरी को डालें। आज की टोन है, मोदी साहब को हिदायत दे रहा है, क्रिटिसाइज भी कर रहा है। क्रिटिसाइजिंग बोल दो, वैसे क्रिटिसाइज ज़्यादा किया नहीं इसने, ज़्यादा इसने रिकमेंड ही किया, उनको थोड़े से सजेशन दिए हैं। तो इसकी टोन को मैं बोलूँगा सजेस्टिव, खाली खाली सजेशन दे रहा है, कह रहा है ऐसा किया करो, ऐसा किया करो, इस तरह से बात किया करो। शुरू करें इसको। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's comments to an all party meet on Friday claiming there had neither been any intrusion by China nor was any intruder present expectedly caused a political storm। कह रहे मोदी साहब के जो कमेंट्स है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, और किसको किए कमेंट, टू लगा के बता रहा है, एक ऑल पार्टी मीट को, सारी पार्टियों को बुला करके जो मीटिंग की उसको। अच्छा कब, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। अच्छा कैसा रिमार्क, क्लेम करने वाला भाई, जिसने क्लेम कर दिया। और क्या क्लेम कर दिया, कह देर वहाँ हैड नीदर बिन, ना तो रहा है, एनी इंट्रूजन, कोई भी घुसपैठ। अभी मैं इसको तोड़ूंगा सारे वर्ड्स को, देखते जाओ। कह रहे वहाँ ना तो रहा है कोई घुसपैठ, ना तो रही है कोई इंट्रूजन, किसके द्वारा, बाय चाइना। और कह रहा ना वहाँ रहा है कोई इंट्रूडर, कोई घुसपैठिया प्रेजेंट आज की डेट में। कह रहा ऐसा रिमार्क था मोदी साहब का, ना कोई आया है, ना कोई अभी इंडिया में घुसा हुआ है घुसपैठ करके। कह रहे इस रिमार्क ने ना, अब इसकी वर्ब आ गई, एक्सपेक्टेडली कॉज्ड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म। इस रिमार्क ने जैसा एक्सपेक्टेशन था, जैसी आशा थी, वैसे ही कोज कर दिया है, भड़का दिया है एक सियासी तूफान को, पॉलिटिकल स्टॉर्म को। सेंटेंस को ध्यान से देखो ना, तो सेंटेंस इतना ही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's comment एक्सपेक्टेडली कॉज्ड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म। अब ये टू लगा के बताया भाई किसको किया, ऑन लगा के बताया भाई कब किया, और क्लेमिंग यहाँ साइमल्टेनियस सेक्शन बता रहा है भाई कैसा रिमार्क था। ये क्लेम करने वाला था कि कैसा, कि वहाँ पे कोई ना इंट्रूजन हुआ है, ना चाइना की तरफ से कोई आदमी इंट्रूडर आज की डेट में प्रेजेंट है। समझ गए सेंटेंस को ना। अब देखो इसको पहले वोकैबुलरी देखते हैं, फिर इसके आएंगे ग्रामर के अंदर। वोकैबुलरी क्या कहती है भाई, इंट्रूजन, आप जब किसी के अंदर घुसते हो, घुसपैठ करते हो, उसको कहते हैं इंट्रूजन। इसके सिनोनिम क्या है, इन्वेजन, इनकर्जन और एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट क्या होती है, जो बस्तियां बन जाती है ना, जैसे आपने कोई प्लॉट लिया, उस पर आपने थोड़े दिन बाद आकर के देखा किसी ने छोटी सी झुग्गी बसा रखी है और आपके प्लॉट पे आपको नहीं आने दे रहा, तो उसने एनक्रोच कर लिया। इसका सही हिंदी मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा, कब्जा लेना है ना, कब्जा लेना। तो इंट्रूजन के सारे सिनोनिम है इन्वेजन, इनकर्जन और एनक्रोचमेंट। अच्छा, जो इंट्रूजन करे उस आदमी को क्या बोलेंगे, इंट्रूडर, है ना। बहुत सिंपल है, जो इंट्रूजन करे वो हो जाएगा इंट्रूडर। इंट्रूडर के सिनोनिम है इन्फिल्ट्रेटर, ट्रेसपासर और इंटरलॉपर। इन सारे वर्ड्स को मैं खबरी पे आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ रूट वर्ड्स के जरिए। अगर आप मुझे खबरी पे फॉलो करते हैं तो सबका सब वहाँ क्लियर हो जाएगा। और अगर आप नहीं करते हैं ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक रखा है, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी।
अपना चैनल उस पर खुल जाएगा। तो हमेशा हर रोज़ वहाँ पे मैं 5-5 मिनट के सेशन लाता हूँ, 10-10 मिनट के ऑडियो सेशंस होते हैं, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आ जाओ इसी ग्रामर में। पहली चीज़ कई बार बताता हूँ, जब भी किसी आदमी के डेजिग्नेशन के बाद उसका नाम आ जाए तो उस आदमी के आगे हम द नहीं लगाते। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी लिखा है तो पीएम नरेंद्र मोदी लिखा है, द नहीं लगाया। पर अगर ऐसा में लिख देता ना प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट, है ना, तो द प्राइम मिनिस्टर आता। समझ गए मेरी बात को? जब आपके पास प्राइम मिनिस्टर अकेला लिखा हुआ आ जाए, प्रेसिडेंट अकेला वो लिखा आ जाए, कोई भी ऐसा बड़ा डेजिग्नेशन अकेला लिखा हुआ आ जाए, उसके आगे द लगा दो। जब उसका नाम भी आ जाए ना उस डेजिग्नेशन के आगे, भी प्राइम मिनिस्टर कौन, मोदी, तो उसके आगे से द निकाल दो। अब आ जाओ दूसरी जो मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? एनी वर्सेस सम का। बहुत पहले मैंने आपको कराया था, है ना। आज कोशिश करते हैं, देखते हैं आप में से कितने लोग इसको कर सकते हैं। आज मैं आपको देता हूँ चैलेंज। 5 क्वेश्चन तो दे ही रहा हूँ, साथ में मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट भी लिख दिया, है ना। कॉन्सेप्ट भी आपके सामने लिख दिया। अब मुझे बता दो 5 क्वेश्चन के अंदर आप एनी चूज़ करोगे या सम चूज़ करोगे? टाइम लो जितना लेना है। 5 क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने लिख दिया है। आपको चैलेंज देता हूँ मैं, आप मुझे बताओ 5 क्वेश्चन में सम और एनी में से आप क्या चूज़ करेंगे? चैलेंज इसलिए दे रहा हूँ, कुछ लोग ढीठ होते हैं ना, वो कहते हैं सर बता देंगे, मैं सुन लूँगा, है ना। अब चैलेंज से हो सकता है कईयों का खून खोल जाए। शुरू करें। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा एनी। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आएगा आपके पास सम, है ना। इतना तो आप जानते ही हैं। नेगेटिव मतलब जिसमें ना आ जाए या सवाल आ जाए तो एनी, अगर पॉजिटिव है तो सम। अब इस फॉर्मूला को अपने इस पर लगा देते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एनी या सम पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, ना नोट आ रहा है ना सवाल पूछा जा रहा है। क्या करूँगा? सम को लगा दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सम पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आगे बढ़े। द स्टेट गवर्नमेंट, ये एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही है। द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव सम या एनी पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के पास नहीं है पावर्स अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। क्या करना भाई? नेगेटिव सेंटेंस है, सम नहीं लगेगा, एनी लगेगा, है ना। लॉजिक भी बाद में बता दूंगा मैं, पहले ध्यान से देखते जाओ। द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगले 3 सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से देखना। कैन यू लेंड मी एनी या सम हेल्प। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या आना चाहिए? एनी आना चाहिए ना। अब यहाँ पे आएगा सम। ध्यान से देखते रहना। डू यू वॉन्ट सम या एनी हेल्प। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या आना चाहिए? एनी आना चाहिए ना। यहाँ पे भी आएगा सम। ही वुड मैरी सम या एनी गर्ल एक्सेप्ट फॉर हिज एक्स गर्लफ्रेंड। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़ के किसी से भी शादी कर लेगा, है ना। ही वुड मैरी सम या एनी गर्ल। इस केस में क्या आना चाहिए? देखो सेंटेंस है कैसा? पॉजिटिव सेंटेंस है, पर यहाँ पे आएगा सम नहीं एनी। आपने मेरे साथ देखा भाई ये फॉर्मूला आपका फेल हो गया। कौन सा फॉर्मूला? जो ऊपर किताबों में दिया होता है बुक्स के अंदर, कि पॉजिटिव में आएगा सम और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आएगा एनी। अगर इस फॉर्मूला से चलूँ तो पहले 2 सेंटेंस तो हो जाएंगे, लास्ट वाले 3 सेंटेंस में हो गया उल्टा। तो एक्चुअल में है क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, इसको आपको रीडिंग से समझना पड़ेगा। फिर भी मैं एक फॉर्मूला आपको दे देता हूँ, 2 एक्सेप्शन है अपने पास। अगर वो एक्सेप्शन आप ध्यान में रखते हो तो आप ये फॉर्मूला की तरह कर सकते हो सम और एनी को। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हो या पॉजिटिव ऑफर हो, आप किसी से कुछ मांग रहे हो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपको मिल जाएगा, या किसी को आप ऑफर कर रहे हो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो आपसे ले ले, इस केस में आप सवाल पूछने के बावजूद, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखने के बावजूद यूज़ करेंगे सम को। एक्सेप्शन नंबर 1। दूसरा सेंस क्या है? आप जब कोई भी की बात करते हो ना, कोई भी, कैसा भी, कोई भी, उस केस में अगर सेंटेंस अगर आप बन रहा हो सम और एनी में से एक चूज करना हो, आप चूज करेंगे एनी को, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव ना भी हो। बस यही यहाँ पे हुआ है। कैन यू लेंड मी सम या एनी हेल्प। अब क्या पूछ रहा हूँ मैं? हेल्प मांग रहा हूँ। कैसी एक्सपेक्टेशन है? पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। कभी मैं ऐसे हेल्प नहीं मांगूंगा ऐसे एक आदमी से जो मुझे हेल्प ना करे। अपने दुश्मन से नहीं मांगूंगा ऐसे आदमी से जो मेरी हेल्प कर सकता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, सेंटेंस के जो है ना इंट्रोगेटिव होने के बावजूद, मैं चूज करूंगा सम को। समझ गए ना? एक्सेप्शन नंबर 1। एनी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास क्या है? एक्सेप्शन नंबर 1। डू यू वॉन्ट सम या एनी हेल्प। क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? आप ऐसा कब पूछते हो? जब कोई किसी को पॉजिटिव ऑफर कर रहे हो, है ना। आपकी इच्छा है यार इसकी हेल्प कर दूं मैं। अब आप उसको पॉजिटिव चीज़ का ऑफर कर रहे हो, पॉजिटिवली ऑफर कर रहे हो। अब इस सेंटेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव होने के बावजूद आप इसमें सम को यूज़ करेंगे, एनी को यूज़ नहीं करेंगे। इस फॉर्मूला के हिसाब से तो एनी आना चाहिए था, पर एक्सेप्शन क्या कहती है? पॉजिटिव ऑफर के अंदर आप यूज़ करेंगे सम को। ही वुड मैरी एनी गर्ल एक्सेप्ट फॉर हिज एक्स गर्लफ्रेंड। वो किसी भी लड़के से शादी करेगा सिवाय अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के। जब कोई भी आ जाए ना, किसी भी, कोई भी, सेंटेंस के अंदर आना चाहिए था सम, है ना।
पॉजिटिव सेंटेंस है, सम आना चाहिए था। पर कोई भी किसी की भी बात हो जाए ना भाई, कोई भी किसी भी लड़की की शादी कर लूँगा, कोई भी नौकरी कर लूँगा, किसी भी देश में चला जाऊँगा, कैसे भी रह लूँगा, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा एनी को। तो एक्सेप्शन नंबर 2 कहती है कोई भी किसी की जो केस के अंदर आप यूज़ हमेशा करेंगे एनी को। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। देयर हैड नीदर बिन एनी इंट्रूजन। नीदर मतलब ना, तो ना इस सेंटेंस में ऑलरेडी आ गया है, नेगेटिव ये सेंटेंस हो गया है, सेंटेंस के नेगेटिव होने की वजह से सम इंट्रूजन नहीं आया, एनी इंट्रूजन आया है। बढ़े आगे, कह रहे नॉट ओनली वॉज द वायलेंस ऑन द नाइट ऑफ June 15 दैट क्लेम 20 इंडियन सोल्जर्स ट्रिगर्ड बाय चाइना erecting structures on India side of LAC in the Galwan Valley, Chinese troops still remain present on Indian territory elsewhere in Ladakh, including on the northern bank of Pangong Lake. कह रहा नॉट ओनली, ना केवल, जो थी वायलेंस वॉज द वायलेंस। कह रहा कहाँ पे, नाइट पे, रात में जून 15 की। अच्छा कौन सी वायलेंस, जिसने क्लेम कर लिया 20 इंडियन सोल्जर्स को, है ना, 20 जिंदगियों को जिसने दावा ठोक दिया, ऐसी वायलेंस ने, ऐसी हिंसा ने। कह रहा ना केवल जो वायलेंस थी ना, ट्रिगर हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी, उसको उकसाया गया था बाय चाइना, चाइना के द्वारा, और चाइना के किसके द्वारा, इरेक्ट करने के द्वारा, इसके खड़ा करने के द्वारा, और किसको, स्ट्रक्चर्स को, ढांचे को, कहाँ पे, इंडिया की साइड पे LAC के अंदर, और किस जगह, गलवान वैली नाम की जगह में। कह रहे ना केवल ये वायलेंस है जिसने जून 15 की रात पे जो हुई 20 सोल्जर्स की ज़िंदगी को ले लिया, कह रहे ना केवल इसको चाइना के इरेक्ट करने के काम ने स्ट्रक्चर्स को इंडिया की तरफ खड़ा किया था, शुरू किया था, कह रहे बल्कि चाइनीज ट्रूप्स जो है ना वो आज भी प्रेजेंट है, बनी हुई हैं हाजिर इंडियन टेरिटरी में, कहीं कहीं लद्दाख के अंदर, एल्सवेयर इन लद्दाख, और जिसमें शामिल है नॉर्दर्न बैंक, नॉर्दर्न किनारा पैगोंग लेक का। वगैरह मोदी जी की दोनों बात गलत हैं। चाइना हमारे देश में घुसा था, उसी ने इसको ट्रिगर किया था, और आज भी हमारी टेरिटरी पे बैठा है, दोनों बातें गलत हैं। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस के अंदर की ग्रामर में आते हैं फटाफट से। चलो अब इसमें एक एरर है जीरेंट की, है ना, लास्ट में आप मुझे बताएंगे क्या एरर है। एरर आपको मैंने कल की वीडियो में बताई है, संडे को हमने जीरेंट एडवांस किया था, आपको आना चाहिए अभी तक इतना देख लेने के बाद, है ना। चलो पहले अपने ग्रामर देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो बहुत बार आपने देखा होगा। अगर ये देखो, दे आर नॉट ओनली गुड एट मैथमेटिक्स बट ऑल्सो साइंस, है ना केवल वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं बल्कि साइंस में भी बहुत अच्छे हैं, दोनों काम वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिखना चाहूँ, नॉट ओनली को शुरू में ला करके, तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, नॉट ओनली आर दे गुड एट मैथमेटिक्स बट ऑल्सो साइंस। हुआ क्या, जैसे ही इस एडवर्ब को शुरू में लाया ना, तो हुआ ये कि आर जो है ना वो दे से पहले आ गया, सेंटेंस इन्वर्टेड हो गया। यहाँ देखो दे आर है, यहाँ आ गया आर दे, समझ गए ना। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ गई, सेंटेंस इन्वर्जन हो गया, क्योंकि ऐसी एडवर्ब्स का यही काम होता है, नॉट ओनली जैसी नेगेटिव एडवर्ब्स का। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर इतना तो आप समझ ही गए, नॉट ओनली जो है शुरू में आ जाए तो सेंटेंस को इन्वर्ट कर देता है। अब इसको यहाँ इंप्लीमेंट करके देखा हमने, नॉट ओनली वॉज द वायलेंस, यहाँ भी इन्वर्जन हुआ था। अब ध्यान देना इसके अंदर नॉट ओनली तो आया हुआ पर बट ऑल्सो कहीं नहीं आया हुआ पूरे सेंटेंस के अंदर। देखो कहाँ आया हुआ बट ऑल्सो। देखो आप जो ये रूल सीखते हो ना ग्रामर के, नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो आएगा, ये आइडियल वर्ड में लगते हैं। कौन से वर्ड में, आइडियल वर्ड में, है ना, एक आदर्श दुनिया में। ऐसी आदर्श दुनिया तो है नहीं, है ना, हर चीज़ तो वैसी चलती नहीं जैसी चलनी चाहिए। तो आप जो आइडियल इंग्लिश सीख रहे हो वो एग्जाम के पर्पज से जो है आपके लिए यूजफुल है। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो इंग्लिश बहुत लिबरल है ना। अब इस सेंटेंस को आप देखो, नॉट ओनली डिड दे क्लेम आवर लैंड दे किल्ड मैनी सोल्जर्स इन द प्रोसेस, ना केवल उन्होंने हमारी लैंड को क्लेम किया, उन्होंने मार दिया बहुत सारे सोल्जर्स को इसी दौरान। अब आपके हिसाब से तो यहाँ बट ऑल्सो आना चाहिए था, बिल्कुल आना भी चाहिए, है ना, सही ग्रामर तो यही कहती है। पर फिर भी इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है। इस सेंटेंस के अंदर इसने इन्वर्जन भी कर दिया है, जो कि नेसेसरी रूल है। तो नेसेसरी रूल्स को आप फॉलो करें, उसके बाद है ना ये कुछ सेंटेंसेज आपको मिलेंगे ऐसे न्यूज़पेपर्स के अंदर जिसमें आपकी वर्ड टू वर्ड ग्रामर फॉलो नहीं होगी। तो इसको माइंड नहीं करें, क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स हैं, आपका एग्जाम का पेपर नहीं है। इसलिए मेरे से कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, सर इसमें बट ऑल्सो क्यों नहीं आया। समझो, रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा, ग्रामर रूल्स को उतना रिगरसली फॉलो नहीं किया जाता न्यूज़पेपर्स के अंदर, है ना। बस ये वाली चीज़ इसने फॉलो कर दी, ये भी अच्छी बात है। नॉट ओनली के बाद में इसने इन्वर्जन किया है, नहीं तो कोई ऐसा टुच्चा उच्चा पेपर उठाओगे ना, उसमें तो इन्वर्जन भी नहीं किया होगा इन्होंने। अब आ जाओ इसके अंदर देखने वाली चीज़ पे। फर्स्ट सेंटेंस में एक एरर है, आप में से कितने लोग पकड़ पाए मुझे नहीं पता। अब मैं आपको एरर बता देता हूँ। नॉट ओनली जो है ना, नॉट ओनली, इसके बाद में जो यहाँ आ रहा हो, इसके बाद में जो चीज़ आ रही हो वही बट ऑल्सो के बाद में भी आनी चाहिए। दे आर नॉट ओनली गुड एट मैथमेटिक्स बट ऑल्सो साइंस,
इस सेंटेंस में बट ऑल्सो की बात तो आ रहा है साइंस नाम का एक नाउन, और नॉट ओनली की बात आ रहा है गुड नाम का एक एडजेक्टिव। करना क्या है मुझे, नॉट ओनली की पोजीशन को चेंज कर देना है। दे आर गुड एट नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो साइंस। बन गया ना सही सेंटेंस। वो ना केवल मैथमेटिक्स में अच्छे हैं बल्कि साइंस में भी अच्छे हैं। तो कोशिश क्या करेंगे आप, पैरेललिज्म चलाएंगे, नॉट ओनली के बाद जो आ रहा हो वही बट ऑल्सो के बाद भी आना चाहिए। अब इस पे किसी का सवाल था सर जब इन्वर्टेड हो जाए तब क्या करना है, यहाँ तो सर आर आ गया, यहाँ क्या करें, यहाँ भी आर लगा दें क्या? अरे भाई इन्वर्जन एक नेसेसरी कंडीशन थी, सेंटेंस तो अभी भी ऐसा ही है, दे आर गुड एट नॉट ओनली मैथमेटिक्स, है ना, सेंटेंस तो ये अभी भी ऐसा ही है, पर ये हमने जानबूझ करके इन्वर्जन किया है क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब को हम एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। तो इस केस के अंदर ऐसा मत करना, यहाँ पे आर आ रहा है तो यहाँ भी कुछ आर वार लेकर के आए हैं ना, सेंटेंस को अब ऐसा ही मानो, इन्वर्जन तो हमें करना पड़ा, मजबूरी थी हमारी। चलो आगे बढ़ते हैं। जीरेंट की एरर थी इस सेंटेंस में, मैंने आपको बताया था बाय चाइना डायरेक्टिंग होना चाहिए था, जीरेंट का सब्जेक्ट है चाइना, है ना, तो चाइना का चाइनाज होना चाहिए था, चाइना का पॉजेसिव बनना चाहिए था। अब ये गलतियां पे गलतियां कर रहा है ना, इसके नंबर काट लेते हैं आज अपने। आगे बढ़े तो बहुत सारे रूल्स जो हैं ये मिस कर देते हैं, अपने को मिस नहीं करने हैं। कह रहा आफ्टर द प्रॉब्लम्स विद हिज रिमार्क्स वर हाईलाइटेड बाय द अपोजिशन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस was moved to issue a much needed clarification on Saturday, stating the PM was only referring to the situation in the Galwan Valley as a consequence of bravery of our armed forces। बहुत लंबा है, इतना ही पढ़ते हैं। कह रहे बाद में प्रॉब्लम्स के और किसके साथ, उसके रिमार्क्स के साथ, उसकी जो टिप्पणियाँ की हैं उसने उसके साथ। कह रहे जब ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट हुई ना, जब इनको सबके सामने लाया गया और किसके द्वारा, अपोजिशन के द्वारा, तो क्या हुआ क्या, कह रहा प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था ना, पीएम जो था वो मूव किया गया, वॉज मूव्ड, है ना, किसके लिए, इश्यू करने के लिए, क्या, एक मच नीडेड क्लैरिफिकेशन को, एक ऐसी सफाई को जो कि बहुत नीडेड है ना, जिसकी बड़ी ज़रूरत है। और कब, सैटरडे को। अच्छा कैसे किया इसको इश्यू कैसे किया इसने, क्लैरिफिकेशन को स्टेट करते हुए, बताते हुए, जो पीएम साहब हैं वो महज रिफर टू कर रहे थे, सिर्फ इशारा कर रहे थे सिचुएशन की तरफ गलवान वैली में, और किस तरह से, एक कॉन्सिक्वेंस की तरह, एक नतीजे की तरह हमारी ब्रेवरी जो है हमारी आर्म फोर्सेस की। तो कह रहे पीएम साहब सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में बता रहे थे, इनके होते चाइना में, चाइना का कोई भी आदमी हमारे देश में नहीं घुस सकता। कह रहे ये वो आर्म फोर्सेस दैट फॉइल्ड अ चाइनीज ट्रांसग्रेशन, ये वो आर्म फोर्सेस हैं जिन्होंने फॉइल कर दिया, नाकामयाब बना दिया, काउंटर कर दिया, प्रिवेंट कर दिया चाइना के ट्रांसग्रेशन को, चाइना के हमारे घर के अंदर एग्रेशन करते हुए, हिंसा करते हुए घुस आने को। समझ गए सेंटेंस को, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 सेकंड लो, फिर सेंटेंस की ग्रामर वालों में घुसते हैं। कह रहे जब प्रॉब्लम्स को उसके रिमार्क्स वाली हाईलाइट किया गया अपोजिशन के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को हरकत में लाया गया, वॉज मूव्ड, है ना, फटाफट से इस ऑफिस को हरकत में लाया गया कि ये इश्यू करे एक ऐसी क्लैरिफिकेशन को, सफाई को जो मच नीडेड है, और कब, सैटरडे को। और कैसे करे, स्टेट करते हुए इस बात को कि पीएम सिर्फ महज इशारा कर रहे थे सिचुएशन की तरफ गलवान वैली में, जो कि एक कॉन्सिक्वेंस, एक नतीजा ब्रेवरी का, बहादुरी का हमारे जवानों की, आर्म फोर्सेस की, वो आर्म फोर्सेस जिन्होंने नाकामयाब बनाया चाइना की ट्रांसग्रेशन को, चाइना के एग्रेशन करते हुए, ट्रांस करते हुए हमारे घर में घुस आने को। समझ गए सेंटेंस को। अब सेंटेंस की सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी। ट्रांसग्रेशन कैसे बना है, ट्रांस मतलब पार, एग्रेशन आप जानते हैं हिंसा। जब आप किसी घर में घुस जाओ, ट्रांस कर जाओ, घुस जाओ, और साथ में कैसे, एग्रेशन के साथ, है ना, उससे लड़ाई भी कर लो, इसी को कहते हैं ट्रांसग्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन भी इसका सिनोनिम है, वायलेशन, ब्रीच, इन्फ्रिंजमेंट, सबके सब इसके सिनोनिम है, किसी जगह घुसपैठ करना अपने दम पे, अपने जो है ना जिद के साथ। अच्छा हाईलाइट मतलब किसी चीज़ को सब आगे लाना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, अंडरस्कोर करना, तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे, किसी चीज़ को जो है ना अच्छे तरीके से सबके सामने रखना। कॉन्सिक्वेंस होता है नतीजा, रिजल्ट बोल दो, आउटकम बोल दो, है ना, किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस। देखने वाला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब मिलाते जाओ, बाकी कुछ भी नहीं है सेंटेंस में। प्रॉब्लम की वर्ब है वॉज हाईलाइटेड, प्राइम मिनिस्टर की वर्ब, ऑफिस की वर्ब है वॉज मूव्ड, और पीएम की वर्ब है वॉज ओनली रेफरिंग। बढ़े आगे, चलो। कह रहा इवन इफ द पीएमओ एट्रीब्यूटेड द पॉलिटिकल स्टॉर्म टू अ मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन, इट इज मोर देन क्लियर दैट द पीएम डिड नॉट चूज हिज वर्ड केयरफुली। कह रहा इवन इफ, यहाँ तक कि अगर, इवन इफ मतलब यहाँ तक कि अगर, कह रहा अगर पीएम साहब ने, पीएम के ऑफिस ने एट्रीब्यूट कर दिया करंट पॉलिटिकल स्टॉर्म को, हाल के राजनीतिक तूफान को उसने एट्रीब्यूट कर दिया, उसने ब्लेम डाल दिया,
अच्छा किसके ऊपर, तू लगा के बता रहा है, एक शरारती इंटरप्रिटेशन के ऊपर, है ना, किसी शरारती आदमी ने गलत तरीके से तोड़ मोड़ दिया हमारे बयान को। कह रहा है ऐसा अगर उन्होंने कर भी दिया हो, कह रहा है ये चीज़ बहुत मोर देन क्लियर है, एकदम साफ है ये चीज़। अच्छा कौन सी, कह रहे जो पीएम साहब है ना उसने चूज नहीं किया अपने वर्ड्स को, अपने शब्दों को केयरफुली ध्यान के साथ। कह रहे क्यों कोई इंटरप्रिटेशन कर दे आपकी मिस्चीवियस वाली, आप ऐसी बात ही क्यों करोगे आप, है ना। तो कह रहे बावजूद इसके ये चीज़ साफ है, इन्होंने केयरफुली अपने वर्ड्स को चूज नहीं किया। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, मिस्चीवियस की स्पेलिंग को देखें, है ना, मिस्चीवस, है ना, कुछ लोग इसमें वी के बाद आई लगाने की कोशिश करते हैं, मिस्चीवियस लिखते हैं, मिस्चीवस होता है, आई नहीं आता। बहुत बार वो चीज़ स्पेलिंग है, इस पर ध्यान देना आप। अच्छा दूसरी चीज़, एट्रीब्यूट के बाद में टू आएगा, फिक्स प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है किस चीज़ के ऊपर आप ब्लेम डाल रहे हो, है ना। ही एट्रीब्यूटेड हिज फेलियर्स टू हिज हम्बल बैकग्राउंड, उसने अपने घर के हम्बल बैकग्राउंड को अपने फेलियर का रीज़न बताया, है ना। मेरे पास बुक्स नहीं थी, मेरे पास अच्छी सुविधाएं नहीं थी, तो मैं फेल हो गया। तो एट्रीब्यूट टू करना मतलब किसी चीज़ की तरफ आप जो है उसके सर मत्थे अपना सारा का सारा दोष जो है, सारा का सारा ब्लेम डाल देते हो। अब इसका सिनोनिम है एस्क्राइब, उसके बाद भी टू आता है, और है ब्लेम, ब्लेम के बाद में ऑन आता है ना, ब्लेम ऑन समथिंग होगा, ब्लेम टू समथिंग नहीं होगा। फिक्स प्रपोजिशन को माइंड करें, ये जो है ना आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपने मैक्रो का तो ध्यान दे दिया है ना, आपको टेंस भी आ गए, पैसिव एक्टिव भी आ गया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी आ गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये भी बहुत सारे नंबर खा जाते हैं। फिक्स प्रपोजिशन को माइंड करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इनफैक्ट वास्तव में हिज रिमार्क्स हैव ऑलरेडी बीन सीज्ड अपॉन बाय द चाइनीज स्टेट मीडिया एंड वर सीन एज एंडोर्सिंग बीजिंग्स क्लेम्स दैट its troops did not cross the LAC and justifying the People's Liberation Army's recent actions। कह रहा है कहाँ गया, कह रहा है इनफैक्ट वास्तव में उसके रिमार्क्स है ना पहले से ही सीज अपॉन किए जा चुके हैं, झपट्टा मारे जा चुके हैं, फ़ायदा उठाने के लिए कब्जे में लिए जा चुके हैं। किसके द्वारा, चाइनीज स्टेट मीडिया के द्वारा, चाइना का जो सरकारी मीडिया ऑफिस है उसके द्वारा। कह रहे और ये रिमार्क्स है ना जो वर सीन देखे गए थे एंडोर्सिंग की तरह, सपोर्ट करने की तरह बीजिंग के क्लेम को, बीजिंग ने जो दावे ठोके हैं। अच्छा कौन सा दावा, कि इसकी ट्रूप्स ने क्रॉस नहीं किया है LAC को, इंडिया के अंदर कभी भी इसके फौजी घुस करके नहीं आए हैं। कह रहा और ये काम कैसे किया, इसके रिमार्क्स ने कैसे सीज अपॉन हुए, कह रहा जस्टिफाई करते हुए PLA के, चाइना की आर्मी के रिसेंट एक्शंस को। तो जो भी चाइना ने किया इंडिया के सोल्जर्स को मारा, बिल्कुल सही काम है, क्योंकि चाइना नहीं घुसा था, इंडिया ही घुसा था चाइना में जाकर के। तो ऐसा लग गया PM के रिमार्क्स से हमें देखने में। सेंटेंस समझ गए, सेंटेंस की सब्जेक्ट की वर्ब है, सब्जेक्ट है हिज रिमार्क्स, इसकी दो वर्ब्स आई हैं, हैव ऑलरेडी बीन सीज्ड एंड हिज रिमार्क्स एंड लगा के वर सीन। समझ गए ना, सब्जेक्ट ये दो वर्ब्स आई हैं एंड कंजंक्शन से दोनों की दोनों जुड़ी हुई हैं। अच्छा जस्टिफाइंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, अगर कल आपने जीरन देख लिया ना तो आपने आधी जंग जीत ली है पार्टिसिपल्स की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर संडे को पार्टिसिपल्स का पोस्टमार्टम कर देंगे, और अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि क्रिस्प कंटेंट मैं चैनल पे ला रहा हूँ ग्रामर का, ऐसा कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से देखें। सारी ग्रामर कवर कर रहा हूँ, 60% से ज़्यादा हो चुकी है। चैनल पे प्लेलिस्ट रखिए, दिखा देता हूँ, टोटल इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YIT, 16 पार्ट्स आ गए हैं। अपनी ग्रामर को दुरुस्त करें फटाफट से चल के, है ना। चलो कह रहा है द ME issued its own statement on Saturday reiterating that the Chinese had crossed the LAC and erected structures across the line। कह रहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, हमारा जो विदेश विभाग है, कह रहा उसने इश्यू किया इसकी खुद की स्टेटमेंट को सैटरडे को कह रहे रीआइट्रेट करते हुए, इस चीज़ को दोहराते हुए, दैट वो ये कि चाइना ने क्रॉस किया था LAC को और चाइना ने इरेक्ट किया था स्ट्रक्चर्स को अक्रॉस द लाइन, इस लाइन के पार। तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इशू किया एक स्टेटमेंट को सैटरडे को। दूसरी स्टेटमेंट आई कि चाइना घुसा है भाई, अंदर घुसा है, और उसने स्ट्रक्चर्स को भी इरेक्ट किया, इंडिया के अंदर आकर के खड़ा किया। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आए, पहले ग्रामर पे आते, चलो वोकैबुलरी देखते हैं। पहले इरेक्ट करना, किसी चीज़ को बिल्ड करना, किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करना, है ना, डिज़ाइन करना, इरेक्ट करना, है ना। अच्छा रीआइट्रेट, किसी चीज़ को रिपीट करना, रीआइट्रेट मतलब रिपीट करना, दोहराना। इसको आप एको भी बोल सकते हो। एको क्या होता है, एक ही आवाज़ आपकी गूंज के वापस आती है तो उसको एको बोलते हैं। तो वो रीआइट्रेट ही कर रही होती है, आपकी आवाज़, आपकी गूंज आप ही की बात को दोहरा रही होती है। एको भी एक वर्ब है। बढ़ते हैं आगे, कह रहा व्हेन इट शुड बी ऑब्वियस दैट एनी स्पीच दैट रिक्वायर्स नो लेस देन 2 क्लैरिफिकेशंस हैज़ सीरियस प्रॉब्लम्स विद इट्स मैसेजिंग। कह रहे जहाँ पे वाइल या व्हेन, जहाँ पे ये चीज़ शुड बी होनी चाहिए ऑब्वियस, बड़ी ही साफ। और क्या चीज़, कि कोई भी स्पीच जिसको रिक्वायर हो, ज़रूरत हो
कम से कम 2 क्लैरिफिकेशन की, है ना, नो लेस देन मतलब बिल्कुल भी कम नहीं, 2 क्लैरिफिकेशन की। कह रहा है ऐसी कोई भी स्पीच जो है ना वो उसके पास है सीरियस प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। और कैसे? विद इट्स मैसेजिंग, इसके मैसेज देने के तरीके के साथ। तो कह रहा है ये चीज़ बड़ी साफ है, कोई भी ऐसी स्पीच जिसकी 2-2 बार आपको स्पष्टीकरण देना पड़े उसमें ज़रूरी कोई परेशानी है उसकी मैसेजिंग के अंदर। कह रहे जहाँ पे ऐसा है, हुआ क्या? द कंट्रोवर्सी हैज़ ओनली अंडरलाइंड द गवर्नमेंट्स पुअर कम्युनिकेशन ऑन बॉर्डर इशू। ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इसने महज अंडरलाइन नहीं किया है, इसने महज जो है ना सबके सामने ही लाई है क्या? सरकार के गलत संदेश देने को, पुअर कम्युनिकेशन को बॉर्डर के इशू के ऊपर। अगर वैसे भी सरकार की मैसेजिंग का तरीका गलत है, ऐसा स्पीच इन्होंने दिया है, फिर भी कंट्रोवर्सी से यही पता लगता है हमें कि गवर्नमेंट जो है बॉर्डर के इशू पे पुअर कम्युनिकेशन अपने साथ रखना चाहती है ना, रखती आ रही है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ एनी स्पीच लगा है, सम स्पीच नहीं लगा। कोई भी स्पीच जिसको 2 रिक्वायरमेंट हो, है ना, कोई भी स्पीच। मनीष किसी भी लड़की से शादी करेगा सिवाय अपनी गर्लफ्रेंड के, समझ गए ना? जब कोई भी किसी की भी बात होती है तो हम सम की जगह एनी को यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन नंबर 2 आपने ऊपर मेरे साथ सीखा था। आगे बढ़े फटाफट से, चलो। कह रहे द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ्स फॉलोड मोर देन 6 वीक्स ऑफ टेंशंस इन गलवान वैली। कह रहे जो ट्रेजिडी भरा लॉस है ना, जो नुकसान है जिसमें बहुत ट्रेजिडी है, और किसका? जिंदगियों का, लाइफ्स का। कह रहे इस लॉस ने फॉलो किया, ये बिल्कुल फॉलो करके बाद में आया। और कब? 6 वीक के बाद। और किसकी? टेंशंस के गलवान वैली के अंदर। तो कह रहे 6 वीक तक गवर्नमेंट ने, सरकार ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था क्या हो रहा था। तभी पता लगा हमें जब ट्रेजिक लॉस हुआ लाइफ्स का, जब लोगों की जिंदगियां गई। कह रहे ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान द पब्लिक वॉज केप्ट इन द डार्क अबाउट वट वॉज ट्रांसपायरिंग अलॉन्ग द LAC। कह रहे इस टाइम के दौरान, इस वक्त के दौरान पब्लिक को केप्ट रखा गया, पब्लिक को बचा करके रखा गया डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर। अबाउट किस बारे में? जो चीज़ ट्रांसपायर हो रही थी, जो घटना घटित हो रही थी अलॉन्ग द LAC के साथ। ट्रांसपायर होना मतलब किसी चीज़ का हैपन होना, टेक प्लेस होना, अकर होना, घटित होना। तो कह रहे 6 वीक के दौरान हमें सबको अंधेरे में रखा कि LAC के ऊपर क्या चल रहा है। सेंटेंस में देखने वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पब्लिक वॉज केप्ट। पब्लिक तो बहुत सारी होती है ना, अपनी तो 130 करोड़ है, फिर भी वॉज केप्ट। क्यों ऐसा करते हैं, है ना? सोचो जरा। मैंने एक चीज़ आपको बताई हुई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको बताता हूँ तो आपको अच्छे से याद भी आएगा क्यों पब्लिक के साथ में हमने यहाँ पे वॉज को यूज़ किया है। चलो देखो, ये 5-6 नाउन्स है अपने पास। पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, सिटीजनरी, पब्लिक, कम्युनिटी, मैन पावर। ये सबके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की वर्ब्स लगती हैं, है ना? दोनों तरह की वर्ब्स अपने साथ लेते हैं। पर हम जो है ना प्रेफर करेंगे एग्जाम के अंदर इनके साथ हमेशा कौन सी? सिंगुलर वाली वर्ब। इज लगाओ, हैज़ लगाओ, जो लगाना है जो है आप जो है वॉज लगाओ, ठीक है ना? तो पब्लिक, वर्कफोर्स, सिटीजनरी, पब्लिक, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और मैन पावर, ये 5 अपने पास 6 ऐसे नाउन्स हैं जिनके पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की वर्ब्स आती हैं। पर एग्जाम के पर्पज से हम सिंगुलर वर्ब्स को प्रीफर किया करते हैं। प्लूरल लगा देते तो भी गलत नहीं होता, तो भी सही होता। अब इसमें एक छोटा सा ना, इसमें एक चीज़ है वो जो भूल जाते हैं लोग, पीपल इनमें इंक्लूडेड नहीं है। ध्यान देना इस पे। ये पी आ गया, पब्लिक, पॉपुलेशन आ गया ना, लोग पीपल को भी इसी का पार्ट समझ लेते हैं। पीपल के साथ में तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही पब्लिक के हिसाब से हमने वॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। करे ट्रू, सच है, शेयरिंग एवरी डिटेल इन द पब्लिक डोमेन इज़ नॉट पॉसिबल। शेयर करना, हर डिटेल को देना, सारी की सारी जो है जानकारियों को पब्लिक डोमेन में सब लोगों को, कह रहा है इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा कब? व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएटिंग सेंसिटिव इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। व्हेन इट कम्स टू, जब बात होती है, व्हेन इट कम्स टू, जब बात होती है, और क्या? निगोशिएट करने की, जो है ना मोल भाव करने की, सेंसिटिव इश्यूज़ की, जो कि हैं नेशनल सिक्योरिटी के। सेंटेंस के ऊपर रिपीट करते हैं, फिर इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। कह रहा सच बात है, शेयर करना हर डिटेल को पब्लिक डोमेन में पॉसिबल नहीं है। डोमेन होता है एरिया, पब्लिक आप जानते हैं, तो पब्लिक के डोमेन में अखबार के अंदर छपवा के हर चीज़ देना पॉसिबल नहीं है। कह रहा जब बात हो किसकी? निगोशिएट करने की, बातचीत करने की, सेंसिटिव इश्यूज़ पे, जो कि हैं नेशनल सिक्योरिटी के। तो चाइना को तो बाद में पता लगे, है ना, मतलब आपको तो बाद में पता लगे, चाइना को पहले पता लग जाए हम क्या बातचीत कर रहे हैं अपने देश में। तो ऐसा काम ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे पॉसिबल नहीं है देना सब लोगों को। अच्छा इस सेंटेंस पे देखने वाला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा।
व्हेन इट कम्स टू को पता है आपको, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है अगर आएगी तो। ऐसे बहुत सारे फ्रेज हैं अपने पास, मेरे ख्याल से 25 हो गए हैं अभी तक, है ना। 20-25 फ्रेज हमने ऐसे बना लिए हैं जिनके बाद में क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन आता है। व्हेन इट कम्स टू, विद अ व्यू टू, है ना, अपोज टू, अट्रैक्टेड टू, इस तरह से हम जो है इन सब के बाद में नाउन या जीरेंड को लगाते हैं। ये तो आप समझ ही गए, इसलिए नेगोशिएटिंग आया है यहाँ पे। अब इनमें एक जो फ्रेज है यूज टू, कौन सा यूज टू, इसके ऊपर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी है। आप मुझे बताओ पहले, इन तीनों के अंदर यूज टू मैंने सही यूज़ किया है, गलत यूज़ किया है? इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, वो सही है गलत है? फिर मैं आपको बताता हूँ यूज टू को कैसे यूज़ करना है। माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इस पर कन्फ्यूज होंगे। एक बार कोशिश करो और एक बार में दिमाग में घुसा दूंगा मैं। यूज टू दो हैं, एक नहीं है, दो हैं। आपको पहचानना है कौन से वाले को कैसे यूज़ करना है। तो यूज्ड है ना, यूज्ड, ये एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। कैसे पता लगेगा? अगर आप पार्सिंग कर दोगे सेंटेंस की तो आपको देखते मालूम पड़ जाएगा कि यूज टू क्या यूज़ हो रहा है, एज अ वर्ब या एज एन एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है तो इसके बाद में जीरेंड आएगा। अगर ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब की तरह है, तो इसके बाद में इन्फिनेटिव आएगा। फिर सुन लो, अगर यूज टू एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है तो इसके बाद में जीरेंड आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर ये एक मेन वर्ब है सेंटेंस की तो इसके बाद में जीरेंड नहीं आएगा। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, इसका मतलब होगा आदत होना। आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड, शी इज़ यूज टू स्टेइंग अप लेट इन द नाइट, है ना। आप किस चीज़ के यूज टू हैं, आप क्या चीज़ की आदत रखते हैं, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो आदत बताएगा और अपने बाद में जीरेंड लेगा। देखो इसकी ट्रिक भी है, पर मैं देना पसंद नहीं करता हूँ ट्रिक, क्योंकि ट्रिकें फेल भी हो जाती हैं, है ना। आप ट्रिकों को याद भी नहीं रख पाते हो। तो अभी मैं पार्सिंग करके दिखा देता हूँ सिंपली, अगर आप सीखना चाहो फिर मैं ट्रिक दे दूंगा। अब जो नालायक है वो नहीं करना चाहते पार्सिंग, उनको ट्रिक दे देंगे अपने, कोई बात नहीं, है ना। पर ट्रिक फिर बता रहा हूँ मैं, ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत रहा करो। हमेशा सेंटेंस को, किसी भी चीज़ को पार्स करके अपनी खुद की ट्रिक निकालो उसमें से, है ना। कोशिश करें, चलो। ही यूज टू स्टेइंग अप अंटिल लेट इन द नाइट, वो स्टे अप करता था रात में लेट तक, है ना। ही यूज टू, ये क्या है यहाँ पे, यूज वर्ब का सेकंड पार्ट है, सेकंड वर्ब फॉर्म है ना। यूज मतलब किसी काम को करना। ही यूज टू से हम बता रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वो क्या काम किया करता था, है ना। कैसे पता लगा हमें? अगर ये एडजेक्टिव है तो हमारे पास वर्ब कहाँ है सेंटेंस के अंदर? ये टू के बाद में तो जीरेंड आ रहा है ना। अंटिल तो यहाँ पे एक एडवर्ब है, लेट तो एक एडजेक्टिव है, इन द नाइट क्या है यहाँ पे, ये तो प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट आ गया उसका। अगर इस सेंटेंस में यूज्ड एक एडजेक्टिव है तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब कहाँ है? नहीं है मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब खुद ही है तो फिर इस सेंटेंस में यूज्ड एडजेक्टिव नहीं है। इसकी वजह से यूज टू स्टे लिखूंगा, स्टेइंग अप नहीं लिखूंगा। समझ गए ना। अगर ये एडजेक्टिव है तो मेन वर्ब कहाँ है? अगर ये मेन वर्ब है तो फिर इसके बाद में स्टेइंग नहीं आएगा, स्टे आएगा। ही यूज टू स्टे अप अंटिल लेट इन द नाइट, रात में देर तक वो जगा करता था, ऐसी उसकी आदत थी। इसको मैं प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकता हूँ, ही यूजेस टू स्टे अप अंटिल लेट इन द नाइट। समझ गए ना। तो यूजेस लिखो, यूज लिखो, मेन वर्ब है। अब दूसरा देखो, ही इज यूज टू स्टेइंग अप अंटिल लेट इन द नाइट। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, रात में देर से जगने का वो आदी है। कैसे पता लगा मुझे? ही सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, यूज क्या काम करेगा यहाँ पे? या तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। बी फैमिली की वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव सेंटेंस बन जाता है। या फिर ये एडजेक्टिव है, इज लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव दोनों आते हैं। या तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है या ये एडजेक्टिव है। अब आप डिसाइड करोगे दोनों में से क्या है। अगर ये वर्ब है तो यहाँ पे हम स्टे लगाएंगे, अगर ये एडजेक्टिव है तो हम यहाँ पे स्टेइंग लगाएंगे। अब ध्यान देना इस पर, ही इज यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे यूज है ना, यूज करना मतलब इस्तेमाल करना। यूज के दोनों काम होते हैं, किसी काम को करना या किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। ही इज़ यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है रात में देरी से जगने के लिए। क्या वो ऐसी चीज़ है क्या जिससे रात को लोग सोते नहीं है ना। चौकीदार थोड़े ना वो, कोई ऐसी चीज़ थोड़े ना जो उसका इस्तेमाल करेंगे हम। और कौन इस्तेमाल करता है? बाय लगा के बताया हमने, कोई कुछ नहीं बता पा रहे हम। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस यूज को एडजेक्टिव मानेंगे। यहाँ पे टू के बाद स्टेइंग आएगा। ही इज यूज टू स्टेइंग अप लेट इन द नाइट, इसका मतलब है रात में देरी से जगने का वो आदी है। समझ गए ना। यहाँ पे ये एक वर्ब का काम नहीं कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए बाद में इसके जीरेंड आएगा, यूज टू स्टेइंग। अगला देख लो, एडजेक्टिव्स आर यूज टू मॉडिफाइंग नाउन्स। अब यूज टू आप मान सकते हो चाहे एडजेक्टिव चाहे एक वर्ब। अगर मैं इसको एडजेक्टिव मान लूँ, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा, एडजेक्टिव्स आदि हैं नाउन्स को मॉडिफाई करने के। भाई एडजेक्टिव्स का एक ही आदत है ना, सुबह से रात तक उठते वक्त यही काम करते हैं, वो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। भाई आदि इंसान होता है, कोई जानवर हो सकता है, एडजेक्टिव कैसे आदि हो सकता है? यहाँ पे यूज टू एक वर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिव्स को यूज किया जाता है नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए। इस केस में यूज टू के बाद में मॉडिफाइंग नहीं आएगा, वर्ब है तो मेरे भाई इसके बाद में आएगा मॉडिफाई। समझ गए ना।
आपको ये चेक करना है, अगर यूज टू एक सेंटेंस पे किसी में वर्ब का काम कर रहा है तो उसके बाद में फटाफट 2+V1 आएगा। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो बाद में 2+ में एक जीरेंट आएगा। समझ गए ना? तो यूज टू दोनों तरीके से यूज होता है। अब ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, अगर यूज से पहले कोई बी फैमिली की वर्ब ना आ रही हो, आर ना आ रहा हो, इज ना आ रहा हो, तो वो यूज्ड हमेशा ही मेन वर्ब होगा। समझ गए ना? वो खुद ही मेन वर्ब अपनी, ही यूजेस टू, दे यूज टू। समझ गए ना? अगर इससे पहले बी फैमिली की वर्ब ना आ रही हो तो हमेशा और हमेशा ये एक वर्ब होगा मेन, और इसके बाद में कभी भी जीरेंट मत लगाना। और अगर इससे पहले आ रही हो तब आपको चेक करना पड़ेगा कहीं सेंटेंस एक पैसिव सेंटेंस तो नहीं है। जैसे ये सेंटेंस पैसिव सेंटेंस था, है ना? एडजेक्टिव्स को यूज़ किया जाता है हमारे द्वारा, आपके और मेरे द्वारा। बाय लगा के हम लिख भी सकते हैं, बाय एवरीवन, है ना? तो ये एक पैसिव सेंटेंस है, तब तो आपको यहाँ पे नहीं लगाना जीरेंट। और अगर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो आदतन है, वो आदि है रात में देर से जगने का, उस केस के अंदर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। थोड़ा ट्विस्टेड आपको लग सकता है, पर अगर आपके बेसिक ढीले हैं, आप सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ पाते हो, पार्सिंग नहीं कर पाते हो, तो ये ट्विस्टेड ही है कॉन्सेप्ट, है ना? और अगर आपका हल्का सा भी सब्जेक्ट वर्ब पकड़ने की आदत आपको है ना, तो बड़े इसलिए आप बता दोगे तीनों में से आपको किसको चूज करना है। तो ये ट्रिक मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि इसमें जब बी फैमिली की वर्ब आएगी तब एडजेक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। फिर आप परेशान हो जाते हो, सर ने कहीं तो कहीं ऐसे लगा दिया और कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। बढ़े आगे फटाफट से, आज का आपका क्विज है। चिंता मत करो, ये वर्ब चैप्टर के अंदर मैं अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। यूज टू वाला कॉन्सेप्ट आएगा वर्ब चैप्टर में, पार्टिसिपल वाला चैप्टर अभी हो जाने दो नेक्स्ट वीक। आप फटाफट से तीनों के अंदर मुझे ढूंढ के बताओ यूज टू क्या काम कर रहा है, और अगर उसके हिसाब से मैंने जीरेंट या इन्फिनेटिव यूज़ किया है वो सही किया है या गलत किया है, ठीक है ना? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए तो लगाइए, सही लगाइए, और नहीं लगाइए तो हमें कहाँ पे लगानी चाहिए थी डालना कमेंट सेक्शन में। कुछ घंटों में अपना रिप्लाई में अपडेट कर दूंगा रात तक। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इंडीड वास्तव में द सोल्यूशन टू द करंट क्राइसिस एंड द डिसएंगेजमेंट दैट इज नीडेड अर्जेंटली एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द एलएसी कैन मेक प्रोग्रेस ओनली थ्रू डिप्लोमेसी। कह रहा है इंडीड वास्तव में, यह इंडीड का मतलब होता है इन रियल। तो कह रहा है रियल में जो सोल्यूशन है ना करंट क्राइसिस का, सोल्यूशन के बाद में कुछ लोग ऑफ लगाते हैं। मुझे किसी ने भेजा डिक्शनरी में सर ऑफ लगा हुआ है। अरे भाई लगने लग गया आजकल, ट्रेडिशनल ग्रामर में सोल्यूशन आंसर के बाद टू लगता है, हमें वही फॉलो करनी होती है। कह रहा है वास्तव में जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन टू है जो करंट क्राइसिस का, हाल के तूफान का, और जो डिसएंगेजमेंट है जो एक दूसरे से बीच बचाव का काम है, एक दूसरे से अलग हो जाना है लड़ाई करते करते, है ना? डिसएंगेज करने का मतलब क्या है? अब इंगेज नहीं होंगे, अब लड़ाई नहीं करेंगे। कह रहे ये जो काम है ना, और ये कौन सा काम? कह रहे जो कि नीडेड है, डिसएंगेजमेंट जिसकी बहुत ज़रूरत है, और कब? अर्जेंटली। और कहाँ पे? बहुत सारे पॉइंट्स पे एलएसी के सहारे साथ साथ। कह रहे ये जो दोनों काम है ना, सोल्यूशन और डिसएंगेजमेंट, ये प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैन मेक प्रोग्रेस। और कैसे? ओनली थ्रू, महज जरिए डिप्लोमेसी के, कूटनीति के। तो कह रहा फौजियों से बात करने से होगा नहीं, फौजियों के आपस में आप जाकर के जो है ना डिप्लोमेसी के थ्रू शी जिनपिंग से बात करो, तभी इन दोनों कामों को हम सोल्यूशन को और डिसएंगेजमेंट को ला सकते हैं। समझ गए सेंटेंस को? आगे बढ़े। कह रहा एट द सेम टाइम अ ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस हार्डली सर्व्स द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट। कह रहा उसी वक्त जो साइलेंस का एक ब्लैंकेट है ना, जो एक कंबल है खामोशी का, वो बड़ी मुश्किल ही सर्व करता है, ना के बराबर ही हमें सर्व करता है। और किसको? सरकार के इंटरेस्ट को, सरकार की भलाइयों को। अगर आप चुप्पी मार करके सरकार को कह रहा है आप बिल्कुल भी अपनी भलाई नहीं कर रहे हो, आप अपने जो है ना बिगाड़ ही रही हो ट्रैक रिकॉर्ड को, ऐसे ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस के जरिए। कह रहा द एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन विल ओनली फ्यूल स्पेकुलेशन एंड अलार्म। कह रहा जो नामौजूदगी है ना, एब्सेंस है जो एक टाइमली और क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन की, वक्त पे आने वाली और भरोसेमंद सूचना की। कह रहे ये सिर्फ फ्यूल करेगी, भड़काएगी स्पेकुलेशन को, अंदाजों को, और अलार्म को, लोगों के अंदर एंग्जाइटी को। आप कोई चीज़ बताते नहीं हो टाइम से, ना भरोसेमंद बात बताते हो, इससे लोग ज़्यादा कयास लगाएंगे और ज़्यादा डरेंगे, अलार्म लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर लोगों के बजेगा। समझ गए ना? कह रहा द साइलेंस हैज ऑल्सो ट्रिगर्ड अनसीमली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड ब्लेम गेम at a time when India is confronting possibly its biggest national security challenge since Kargil। कह रहा है ये साइलेंस ने ट्रिगर कर दिया है, भड़का दिया है, प्रोवोक कर दिया है, कोज कर दिया है किसको? अनसीमली डोमेस्टिक पॉलिटिकल और ब्लेम गेम को। एक ऐसा डोमेस्टिक घरेलू पॉलिटिक्स का और ब्लेम का गेम, है ना? और कह रहा है ऐसे एक वक्त पे, ऐसे एक टाइम पे जब इंडिया कन्फ्रंट कर रहा है, सामना कर रहा है संभावित तौर पे पॉसिबली इसके सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज का, है ना, सबसे बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के चुनौती का। और कब से? सिंस कारगिल के बाद से। तो कह रहे यही साइलेंस है जिसकी वजह से एक ऐसा ब्लेम गेम पॉलिटिक्स का
देश में हो गया शुरू, इसने कर दिया ट्रिगर। कन्फ्रंट करना मतलब किसी चीज़ का सामना करना, फेस करना, एनकाउंटर करना, चैलेंज करना, किसी चीज़ के सामने डट के खड़ा होना। आगे बढ़े। फ्राइडेज ऑल पार्टी मीट वॉज सडनली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इवन इफ इट परहैप्स केम अ फ्यू वीक्स टू लेट। कह रहे फ्राइडे की जो ऑल पार्टी मीट थी ना, वो जरूरी सडनली एक स्टेप था, कदम था सही दिशा के अंदर। यहाँ तक कि इवन इफ, यहाँ तक कि अगर ये शायद परहैप्स कम आई अ फ्यू वीक्स टू लेट, थोड़े से वीक्स और ज़्यादा लेट, है ना। तो कह रहे फ्राइडे की मीटिंग बिल्कुल सही की गई है और इसको आना भी चाहिए था, भले ही लेट आई हो, पर सडनली एक स्टेप है राइट डायरेक्शन के अंदर। ऑल पार्टी यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, ऑल के साथ में तो पार्टी जाना चाहिए, पार्टीज तो बहुत सारी है ना, ऑल के साथ में पार्टीज ना लगा के भी मैंने ऑल पार्टी लिखा है। आज आप बताएंगे मुझे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं ना। ऑल हाइफन पार्टी को मैंने यहाँ पे प्लूरल क्यों नहीं बनाया है, एक लाइन में बता सकते हो, एक सेंटेंस के अंदर आप इसका मीनिंग, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को जानते हो, कई बार मैं इसको आपको बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे। कह रहे इंडिया चाइना पॉलिसी मे बी अप्रोचिंग अ सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट एज 1988 विच मार्क्ड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज आफ्टर 1962। करें इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है ना, हो सकता है अप्रोच कर रही हो, मे बी अप्रोचिंग, बी फैमिली के वर्ब साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कोई काम कंटिन्यूस टेंस में हो रहा है। मे का मतलब हो सकता है ऐसा हो रहा हो, इंडिया की चाइना हो सकता हो, इंडिया की चाइना पॉलिसी हो सकता है अप्रोच कर रही हो उतने ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट को, टर्निंग पॉइंट को जो कि था 1988 का 8 जैसा। कह रहे जिसने मार्क किया, जो निशानी बना नॉर्मलाइजेशन की, साधारण होने की, टाइज के रिश्ते का 1962 के बाद। तो कह रहा है 1962 के बाद 1988 में जैसे दोनों में दोस्ती हुई थी ना, वैसा ही टर्निंग पॉइंट एक बार फिर से आ गया है, इंडिया अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे दुश्मनी होगी उतने ही बड़े स्केल के ऊपर जैसे 1988 में हुआ था। समझ गया सेंटेंस को। 62 में जंग, 88 में दोस्ती, 2020 में उसी तरीके से यू टर्न लेके फिर से जंग। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते जाओ, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला है ये पूरा का पूरा सेंटेंस। करेक्ट, क्राफ्टिंग द वे अहेड फॉर द रिलेशनशिप after the worst violence since 1967 will require a measured appraisal of how to purposefully engage India's biggest and the most powerful neighbor। करेक्ट, क्राफ्ट करना वे अहेड को, निकालना, खोज निकालना आगे के रास्ते को, डिज़ाइन करना, बिल्ड करना आगे की रोड को, किस लिए, रिलेशनशिप के लिए, रिश्तों के लिए। और कब, इस सबसे ख़राब वायलेंस के बाद, वर्स्ट वायलेंस के बाद, हिंसा के बाद, और कब से, जो आई है 1967 के बाद। तो कह रहा है अब आगे का रास्ता खोजना है ना 1967 के बाद की सबसे ख़राब वायलेंस के बाद में, तो कह रहा है इसको रिक्वायर होगा, इस काम को ज़रूरत होगी एक 90 तुले अप्रेजल की, एक 90 तुले जायजे की। और किस चीज़ की, कैसे पर्पसिवली, कैसे पूरे प्लान के साथ इंगेज किया जाए इंडिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल नेबर को। कह रहा है ये चीज़ पे सारी चीज़ डिपेंड करेगी। अगर आप कोई तरीका ऐसा खोज निकाल सकते हो जिससे सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा नेबर इंडिया इंगेज कर पाएगा पूरे पर्पज़ के साथ, पूरे एजेंडा के साथ, कह रहा है यही चीज़ जो है ना इसी के ऊपर रिक्वायर करेगा आगे का रास्ता। समझ गए ना, कहना ये चाह रहा है चाइना से डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, उसको प्रेशर में लाना पड़ेगा, आपको अपनी मिलिट्री पावर भी दिखानी पड़ सकती है और जो है डिप्लोमेटिक पावर्स भी दिखानी पड़ती है। आपको इस तरह से इस बिगेस्ट और मोस्ट पावरफुल नेबर को आगे अपने हिसाब से ढालना है। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स पे आते हैं। अप्राइज वर्सेस अप्रेस, कल रात की वीडियो थी, शायद आप मेरे साथ देख गए होंगे, समझ गए होंगे ना। अप्राइज का मतलब किसी चीज़ को मुंह जुबानी बताना। अगर अप्राइज में ए जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ आई से पहले, इसका मतलब होगा अप्रेज का, किसी चीज़ का जायजा लेना। तो यहाँ पे अप्रेजल है, मेजर्ड अप्रेजल मतलब नप्पा तुला जायजा किसी चीज़ का। पर्पसिवली मतलब विद अ पर्पस, विद एन एजेंडा, विद अ प्लान। ऐसे ही चाइना को हमें एंगेज करना है पूरे पर्पस के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने लिखा नहीं है, चलो एक सेकंड दो, मैं लिख देता हूँ ना, जस्ट अ मिनट। इस पर मैंने क्वेश्चन भी बनाया था 2-3 दिन पहले, किसी ने भी सही नहीं किया, तो मुझे लगता है इसको अपने को कर ही देना चाहिए। ही इज़ माई बिगेस्ट नहीं बोलो है ना, द बेस्ट एंड रिलायबल फ्रेंड। इस सेंटेंस को अगर आप देखो, इसमें बताओ मुझे क्या एरर है, ध्यान से देखना इसको। ही इज़ माई, द बेस्ट पे निकाल देता हूँ, माई के साथ में द आएगा नहीं ना। ही इज़ माई बेस्ट एंड रिलायबल फ्रेंड। सोचना इसके आगे क्यों, क्या मैंने इसके अंदर गलती की है, देखना। देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एडजेक्टिव की वीडियो में करवाया था शायद, है ना। अगर आप एंड से दो डिग्रीज को जोड़ रहे हो ना, एंड से, तो दोनों डिग्रीज एक जैसी होंगी। अगर एंड से पहले कंपैरेटिव तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव,
अगर एंड से पहले पॉजिटिव है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव, अगर एंड से पहले सुपरलेटिव है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव। अब ये सेंटेंस देखने में आपको सही लग रहा है, पर एंड से पहले आ गया बेस्ट नाम की सुपरलेटिव डिग्री और एंड के बाद आ गई रिलायबल नाम की पॉजिटिव डिग्री। करें क्या, इसको मैं लिखूंगा मोस्ट रिलायबल फ्रेंड। ही इज़ माई बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल फ्रेंड। समझ गए ना। द क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लिया है, इसके बाद में द ना यहाँ आएगा ना इस मोस्ट रिलायबल से पहले आएगा। तो ध्यान रखें, अगर एक ही सेंटेंस में एंड से दो एडजेक्टिव की डिग्रीज को आप जो कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों डिग्रीज को एक ही तरह का होना है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों कंपैरेटिव हो, चाहे दोनों सुपरलेटिव हो। तो यहाँ हमने क्या किया, बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लिखा है, बिगेस्ट एंड पावरफुल नेवर नहीं लिखा। समझ गए ना। एडजेक्टिव की वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो डाल देता हूँ भाई, देख लो, ग्रामर तुम्हारे लिए बनाई है। नहीं सीखोगे फिर ये ऐसे इसको पढ़ करके नहीं होगा सब कुछ, है ना। थोड़ा सा आपको ग्रामर पे अपने वर्क करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। आपकी हो सकता है सब कुछ अच्छा हो, टेंस वेंस अच्छे हो, पर इस सेंटेंस के अंदर, अभी ये सेंटेंस मैंने आपको बताया, इसमें मैंने मोस्ट नहीं लगाया था, आप एरर नहीं बता सकते, है ना। थोड़ा ग्रामर के अंदर भी आपको अंदर घुस करके उसको सीखना पड़ेगा। करें दिस कैन नॉट हैपन बाय बीइंग इन डिनाइल और बाय अटेम्प्टिंग टू ऑब्सकर फैक्ट्स। कह रहे ये नहीं हो सकता बीइंग होकर के, डिनाइल के अंदर मना करके, और अटेम्प्ट करके फैक्ट्स को ऑब्सकर करने का, फैक्ट्स को, सच को छुपाने का। कह रहे ये दोनों काम जो है ना नहीं हो सकते अगर आप डिनाइल में रहेंगे कि भाई कुछ नहीं है चाइना, है ना, कुछ नहीं किया चाइना ने, आगे कुछ नहीं होने वाला चाइना से। एक तो ऐसे डिनाइल में रहेंगे, या आप अटेम्प्ट करेंगे फैक्ट्स को छुपाने की, सबको ये बोलेंगे चाइना बॉर्डर पे कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, इनके कारण ये काम ऊपर वाला नहीं हो सकता। ऑब्सकर करना मतलब किसी चीज़ को छुपाना, हाइड करना, कंसील करना, कवर अप करना। कह रहे द फर्स्ट स्टेप टू अ सोल्यूशन इज अ रियलाइजेशन ऑफ द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। कह रहा पहला स्टेप इस सोल्यूशन का वो है एहसास, रियलाइजेशन एक नेचर का और स्केल का, लेवल का, मैग्नीट्यूड का इस प्रॉब्लम के। तो कह रहे सरकार को ठंडे दिमाग से आप खुद सोचो, एहसास करो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है चाइना की, इसका नेचर कितना बड़ा है और इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेवल कितना बड़ा है। ज़रूर से एक शेयर दें आज की वीडियो को। आपके शेयर्स के भरोसे ही एक साल में हमने इतना ग्रो किया है, 80-82 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए हमने। फुल टाइम मैं इस चैनल को चलाता भी नहीं, ऑपरेट भी नहीं करता हूँ, वन मैन आर्मी के लिए ऑपरेट करता हूँ, पर आप भी लोग मेरी आर्मी हैं। अगर आप शेयर करते हैं, लाइक्स देते हैं इन चैनल्स को, इन वीडियोस को, तो इससे वीडियोस प्रमोट होती हैं आगे। पॉसिबली मिलूंगा रात को 9:30 बजे पार्सिंग की वीडियो लेकर के। कोशिश करेंगे इस वीडियो को रोज़ 10 मिनट का करें हम रात में। इजाज़त दें मुझे तब तक के लिए, साइनिंग आउट।